आज हम लोग पढ़ेंगे SC/ST एक्ट 1989 के बारे में। ये छोटा सा एक्ट है तो बहुत जल्दी से हम लोगों को याद भी हो जाएगा। तो इसकी डेट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्याय याद करेंगे। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसके नाम से ही हम लोग जो है इसके अध्याय, धाराएं और अनुसूची और डेट वगैरह सब इसको याद करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, जैसे SC/ST एक्ट लिखा है, इसमें हम अध्याय कैसे याद करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, SC और ST में कॉमन क्या मिल रहा है। SC और ST में S कॉमन मिल रहा है, S कॉमन मिल रहा है। तो जैसे मैथ के तरीके से होता है, इसको पहले हम लोग हटा ही देते हैं। जो कॉमन मिलता है उसको उड़ा दो, जो कॉमन मिल रहा है उसको उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक है। जो कॉमन मिल रहा था उसको उड़ा दिया। अब हमारे जो है इसमें कितने जो है लेटर बचे हैं, 1 2 3 4 5। ये ना सोचिए कि बनेगा नहीं, पूरा का पूरा जब ब्यौरा ये डेट का और अध्याय का बन जाएगा तो आप समझेंगे कि कैसे आसानी से हमने इसको याद करा दिया। तो इसमें कितने लेटर बचे SC/ST एक्ट में, एस कॉमन मिल गया उसको उड़ा दो। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम लोगों को अध्याय याद हो गए, 5 अध्याय होते हैं, ठीक है। अब धारा पे चलते हैं। धारा कैसे याद होगी। धारा C का जो है नंबर कितना होता है 3 और T का 20। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, तो धाराएं हमारी बन गई 23। अब उसके बाद देखो, ये जो है अनुसूची, A का नंबर कितना होता है 1। A से अनुसूची, A से अनुसूची, मतलब अनुसूची यहाँ से इतना भी कर सकते हैं कि छोटा सा एक्ट है तो सबसे कम वाला नंबर ही जो है अनुसूची होगा। सबसे कम नंबर है A का 1, तो अनुसूची हमारी हो गई 1, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है डेट कैसे याद करेंगे। डेट हम लोग कैसे याद करेंगे, ये हमारे SC भैया हैं, एक है, ये एक हमारे SC भैया है, ये हमारे ST भैया एक ये भी हैं। तो ये जो एक एक दोनों थे, इनको दोनों को इकट्ठा किया और इन पे बहुत सितम होता था। भाई सितम ही तो हो रहा है, सितम हो रहा है। और कैसा सितम होता है, नवासी, मतलब नवासी। इसको ध्यान से देखो, नवासी मतलब नया नया, दो नवासा, नवासा। जब दोनों पे एक एक करके सितम होता था, नया सा, तो वहाँ से हमारी जो है डेट बन गई अधिनियमित होने की। 11 सितंबर 1989 को हमारा जो है SC/ST एक्ट जो है अधिनियमित हुआ, ठीक है। और लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, जैसे जनवरी। जैसे भाई अभी तो सितम होता था और किसी को जानवर की तरीके से मारने लगो, ठीक है, जानवर की तरीके से मारने लगो। और सन तो आगे बढ़ ही जाता है, सन बढ़ जाता है, सबको पता है भाई। अब जनवरी में पहुंच गए जानवर की तरीके से, तो 89 से 90 तो हो ही जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। और इसमें डेट यहाँ से उठा लो कि भाई देखो डेट कैसे बनाओगे भाई। SC का भी कोई अक्षर लो, इसका भी कोई अक्षर लो, तो क्या 32 ले लें, 32 ले लें। तारीख 32 तो होगी नहीं, तो यहाँ से 3 और यहाँ इसका 0 उठा लो, 30 तो बन ही सकता है। 32 नहीं बन सकता लेकिन 30 बन सकता है। तो 30 जनवरी 1990 को ये अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। कि देखो कितनी आसानी से मैंने जो है इसका सारा ब्यौरा याद करा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे आता है धारा। धारा 1 में तो सबको पता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये संपूर्ण भारत में होगा। धारा 2 में क्या हम लोग पढ़ते हैं, परिभाषाएं। परिभाषाएं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2A। 2A भाई इसको हम लोग पढ़ते हैं 2A या दुआ पढ़ लेते हैं। 2 ये है 2 और ये A, तो दुआ। दुआ उसी के लिए की जाती है जिसके ऊपर अत्याचार किया जाए, मतलब जो प्रताड़ित होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है दुआ करते हैं। मतलब 2A में रख दिया गया है अत्याचार की परिभाषा। और जो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 2B में लिखा हुआ है आश्रित की परिभाषा। आश्रित कौन होता है, जैसे भाई कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है समाज का, ठीक है, समाज का कमज़ोर व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उससे उसके रिलेटिव जो होंगे वो भी कमज़ोर ही होंगे, ठीक है। तो जब कमज़ोर होते हैं तो लोग एक दूसरे पे हमेशा आश्रित रहते हैं, हमेशा आश्रित रहते हैं। कमज़ोर हमेशा एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो इसमें आश्रित की परिभाषा रखा गया, जो इसको नाम से कैसे आती, जैसे 2 है तो इसमें बीबी, जैसे बीबी है तो बीबी हमेशा आश्रित ही तो रहती है, लेकिन इसमें वो नहीं। ये लोग SC/ST एक्ट नियम है भाई, मतलब ये लोग कमज़ोर थे तभी इन पे जो है अत्याचार हुए, तो इसमें बीबी ही आश्रित नहीं होगी।
उसके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता या भाई बहन, ये सब जो है पीड़ित पीड़ित के जो है आश्रित होंगे। इनकी परिभाषा रखा गया है कि पीड़ित में ये कोई भी आ सकता है, ठीक है। बी के बाद सी आ गया, देखो यहाँ पे सी आ रहा है, एस सी। तो इसमें क्या किया जाए भाई, इसमें क्या रख दिया जाए, इसमें रख दिया गया कि SC/ST एक्ट का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 के भाग 24 और 25 में दिया गया है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि यहाँ इस अधिनियम में SC/ST की कुछ और परिभाषा हो गई और भारतीय संविधान में कुछ और हो गई, इस पे ही जो है आगे जो है विवाद फैल गया। इसीलिए इसमें पहले से बता दिया गया कि SC/ST का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान में है, ठीक है। उसके बाद आगे अध्याय जो 2 आता है, यही मेन है। इसमें जो आप अपराध करेंगे, अत्याचार के अपराध करेंगे, उसके दंड के बारे में बताया गया कि आप अगर ऐसा कोई अपराध करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, और यही सबसे ज़्यादा मेन है। इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो धारा 3 में क्या रखा गया, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अब दंड कैसे मिलेगा, इसको ऊपर थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ फिर जो है अच्छे से। जैसे भाई SC/ST जो थे, ठीक है, उन पे अत्याचार कैसा, बहुत बहुत बेकार तरीके से अत्याचार हुआ, तभी तो ये जो है अधिनियम बन के आया, नहीं तो आता ही नहीं। तो क्या अत्याचार हो, जैसे गंदा पदार्थ होता है, जैसे उसको खिलाने को मजबूर कर देना। भाई कोई SC/ST है तो उसके दरवाजे पर मलमूत्र या पशु का शव फेंक देना, या कुछ भी गंदगी इकट्ठा कर देना। जैसे वो कमज़ोर वर्ग का है तो उसको अपमानित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य कर, जैसे उसको जूते की माला पहना दी, उसकी मूछें या सिर मुड़वा दी, उसके मुंह पे कालिक पोत दी, ठीक है। वो कमज़ोर है तो उसकी भूमि, खेती और खेती पर कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती, उसकी फसल नष्ट कर दी, ठीक है, उसको सिंचाई नहीं करने दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कृत्य करेंगे तो आपको 6 मंथ से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये धारा 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। अभी धारा 3 में और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे वही आ गया, जैसे ज़बरदस्ती बालाश्रम या बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, ठीक है, ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे हो, ये सब ऊपर आ जाएंगे। तो इसमें 6 से 5 साल की सजा है। और ये थोड़ा अलग लिखा हो, जैसे किसी SC/ST कोई है, ठीक है, उसको आप जैसे किया किसी ने अपराध, लेकिन उसका नाम लिखवा दिया, झूठे सबूत में जो है उसको पेश करके फंसा दिया, और तो जब झूठे केस में उसको फंसाओगे तो आपको आजीवन कारावास होगा और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको झूठे केस में फंसाया तो उसको अगर फांसी की सजा हुई और बाद को पता चल गया कि आपने उसको झूठे केस में फंसाया था और उसको फांसी हो गई, तो फांसी आपको भी होगी। मतलब जो अपराध उसको मिला है वही अपराध आपको भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप झूठे केस में किसी को फंसाते हो, उसमें उस तब पता चल गया कि झूठे केस में फंसाते हैं, तो आपको आजीवन कारावास होगा, ठीक है। अब उसी में थोड़ा और लिखा हुआ डिटेल्स में, जैसे पब्लिक सर्वेंट कोई जो है सरकारी कर्मचारी है द्वारा मतलब गलत फ़ायदा उठाया गया, क्या है मतलब उसको धमकाया जा रहा है, हैं, महिला पर अनादर के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, या लैंगिक शोषण या रास्ताबंद, या गांव घर से बाहर भगाया जा रहा है। मतलब सरकारी कर्मचारी अगर कुछ ऐसे कार्य करता है तो उस मतलब 6 मंथ से 5 साल की सजा सरकारी कर्मचारी करे या कुछ और करे। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी की सीधे नहीं कहा गया है, मतलब सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है तो उसको जो है 6 मंथ से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये तो हो गया धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 के अंतर्गत आप यही देख रहे हैं कि 6 मंथ से 5 साल की सज़ा मतलब नॉर्मल चीज़ों में रखी गई। मतलब जैसे इसमें नॉर्मल क्या है कि जैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ये इसको देख लें तो इसको देख लें, इसमें जो है सीधे सीधे उसको फांसी हुई तो फांसी, और बाकी जैसे फसल नष्ट कर देना, ये नहीं होती हैं लोकल गुंडागर्दी। लोकल गुंडागर्दी होती है तो उसमें 6 मंथ से 5 साल तक की सज़ा होती है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे धारा 3 में और क्या रखा गया है। जैसे अब इसमें जो है SC/ST को जो है अगर उसकी जो है सजा हो रही है, उसका घर जल रहा है, उसके पूजा के स्थल उड़ रहे हैं, तो इसमें जो है दंड बढ़ा दिया गया है। जैसे कोई SC/ST को जो है किसी केस में 7 या 7 साल से ज़्यादा की सजा हुई, ठीक है, उसको फंसा दिया ना तुम आपने, तो दंड क्या है, 6 मंथ से
7 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी आपको लग सकता है। संपत्ति नुकसान, जैसे उसको घर जला दिया, उसका घर धमाके से उड़ा दिया, तो 6 मंथ से 7 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। पूजा स्थल को उसके नुकसान पहुंचाती है, जैसे आगजनी करती या विस्फोट से किसी भी तरीके से, तो अगर पूजा स्थल को जो है उड़ाते हैं तो आजीवन कारावास आपको होगा। लेकिन यही जो उपर्युक्त कार्य है, ये कोई लोक सेवक जिसे पब्लिक सर्वेंट करें, सरकारी कर्मचारी, तो उसको कम से कम 1 साल की सज़ा तो होगी ही। लेकिन अगर उसने ज़्यादा ही कुछ मतलब ज़्यादा ही कर दिया तो उसको जो है मैक्सिमम जो अपराध में सज़ा मिलती है उतनी मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे धारा 3। धारा 3 ही देख लो, सब इतनी मेन है जिसमें सारे के सारे दंड रखे गए हैं। अब धारा 4 में आ जाते हैं, जैसे लोक सेवक अपने कर्तव्य, जैसे उसको जो है जो कार्रवाई करनी चाहिए उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसके लिए जो है धारा 4 में लोक सेवक के लिए जो है दंड रखा गया है, अगर वो अपने कर्तव्यों को इग्नोर कर रहा है। तो क्या है इसमें, 6 मंथ से 1 साल तक की सज़ा। मतलब देखा जाए तो लोक सेवक अगर है तो उसको 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन जैसे पहले क्या था, जैसे कोई कर्मचारी है तो SC ST को उठा के ले गया तो SC ST एक्ट लगवा देते थे उल्टा। तो उसमें इसमें प्रावधान किया गया, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया। पहले क्या है कि पहले पूछना पड़ता है, लेकिन अब पूछना ही नहीं पड़ता है, बिना पूर्व अनुमति के तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति दी गई है कि कोई भी हो, अब आप उसको पहले उठा के लाइए, बाद में देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की इसमें अनुमति को हटा दिया गया। ठीक है, धारा 5 में जैसे भाई कि आप जो है एक बार जो है अपराधी पाए गए, ठीक है, अपराधी पाए गए, उसके बाद जो है आप माने नहीं, फिर से आपने अपराध कर दिया, तो मतलब इस अधिनियम धारा 5 में क्या क्या गया है, इस अधिनियम के तहत दोबारा अपराधी पाए जाने पर दंड इसमें रखा गया। जैसे पहले आपको 6 मंथ की सज़ा मिलती थी, लेकिन नहीं, अब 6 मंथ से बढ़ाकर वही 1 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, अब धारा 10 है इसमें मेन, धारा 10 से ही रिलेट करता है कि अगर जो है कोर्ट कोर्ट ने जो है आदेश दिया है, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से दूर रहने का आदेश दिया है 3 साल के लिए। ठीक है, मतलब क्यों दिया है आदेश, ये भी तो जान लीजिए कि भाई कोई विशेष न्यायालय या किसी परिवार या जो कंप्लेंट थी या किसी पुलिस रिपोर्ट के तहत यदि संभावना है कि तुम जो है SC ST पर अत्याचार कर सकते हो, इसीलिए जो है कोर्ट आदेश दे सकती है धारा 10 के अंतर्गत उस क्षेत्र से 3 वर्ष तक दूर रहने के लिए। ठीक है, उस और धारा 10 से ही रिलेट करके आगे वाली धारा सारी बनाई गई हैं। जैसे भाई धारा 12 है, इसमें क्या कहा गया कि भाई जो है आप दूर रहेंगे तो आपने क्या किया, चेहरा मोहरा बदल के जो है फिर वहाँ पहुँच गए, फिर कर सकते हैं। तो धारा 12 में यही लिख दिया गया है कि धारा 10 के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध विशेष न्यायालय में आदेश दिए गए कि भाई 3 साल तक तुम दूर रहोगे। ठीक है, आदेश तो दिए गए, लेकिन क्या किया गया कि भाई शकल और मोहरा बदल के फिर से जो है ना अपराध कर दे। इसलिए धारा 12 में कहा गया है कि अगर कोई न्यायालय जो है कहेगी कि अपनी फ़ोटो दीजिए, अपना माप दीजिए, तो आपको जो है अपना फ़ोटो और माप जो है, मतलब साइज़ जो होता है आपका शरीर का, वो किसी पुलिस अधिकारी को देगा। मतलब जो है कोई पुलिस अधिकारी आपके शरीर का माप, आपकी फ़ोटो ले सकता है धारा 12 के तहत विशेष न्यायालय के आदेश पर। ठीक है, अब धारा 13, भाई धारा 10 के 10 आपको समझाया गया कि जो है आप नहीं जाएंगे और आप फिर भी गए, आपने क्या किया, आदेशों के पालन नहीं किया, उसके लिए धारा 13 में दंड रखा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि 1 साल तक जेल और आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद धारा 14 में विशेष न्यायालय की स्थापना, जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ वहाँ उस अधिनियम में विशेष न्यायालय की स्थापना होगी। जैसे घरेलू हिंसा वगैरह होती है उसमें भी, सब में विशेष न्यायालय की स्थापना होगी। तो प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा सत्र न्यायालय जो होती है उसी को विशेष न्यायालय बना दिया जाता है और वहीं आपका केस का निपटारा होता है। कितने दिन में, 2 मंथ में कोर्ट निपटारा करेगी और अपना निर्णय सुना देगी। ठीक है, लेकिन अभियुक्त को लगता है कि जो है ये निर्णय उसके विरुद्ध सुनाया गया है, तो क्या करता है, 90 दिन के अंदर अपील कर सकता है कि जो है ये निर्णय जो है गलत है।
ठीक है। उसी प्रकार धारा 14 में विशेष न्यायालय है, तो धारा 15 में सरकारी वकील, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, मतलब ये सरकारी वकील होता है, जैसे देखो लिखा हो सरकारी होता है, उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वकील होता है, और इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये अधिनियम हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसमें वकील, धारा 15 में वकील है, तो 15A में क्या रखा गया है, पीड़ित और साक्षी गवाह के अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, ये नहीं है कि जो पीड़ित है या कोई साक्षी गवाह है उसके अधिकारों को इसमें नहीं रखा जाएगा, तो क्या पता कि जो गवाही देनी है उसको ही उड़ा दें बात को, इसमें इसीलिए इसके अधिकारों को रखा गया है। धारा 16, राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति को इसमें रखा गया है, कि सामूहिक जुर्माना भी लगा सकती है, मतलब पूरी कम्युनिटी पे। ये नहीं कि मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है विरुद्ध किसी के मतलब किसी का विरोध करने लगे, तो राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति को इसमें रखा गया है। तो यही मेन हमारी इम्पोर्टेंट धाराएं थी जिनको हमने कवर किया। और इसमें जो है हम जान लीजिए कि जो है संविधान में जो है आर्टिकल 368 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया था, को रखा गया था, जो कि एक संवैधानिक निकाय था। तो ये तो हो गया एससी, ठीक है, एससी आयोग था। और उसी में जो है बाद में 2004 में एसटी आयोग बना दिया गया। ठीक है, और इसी में शायद क्या कंफर्म 338B में ओबीसी आयोग को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये 338 जो आर्टिकल है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की स्थितियों की जांच करने के लिए जो आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार वो केवल राष्ट्रपति के पास होता है, ये भी आप याद कर लेना। और इसमें एक वाद आया कि जो बिहार राज्य बनाम मुकुंद वाद आया, इसमें कहा गया जो एससी एसटी ओबीसी के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति राज्य विधायिका को दी गई। क्या ये क्यों आया वाद? क्योंकि जो है जो कोई न्यायालय होती है उसमें जो है जो छोटे तबके होते हैं उनका कोई न न्यायाधीश है न वकील है, तो उसी को जो है सही करने के लिए ये वाद आया, ताकि जो है वहाँ पर भी जो है जो ये एससी एसटी या ओबीसी है इनके लिए पद आरक्षित हो सके। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और ये इम्पोर्टेंट धाराएं हमने कवर की, तो इसको जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।